हेलो फ्रेंड, मिशन मोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय 8 के बारे में। ये सीरीज क्रम जो चल रहा है आगे भी चलता रहेगा, इसीलिए आप इस क्रम में बने रहें और थोड़ी-सी बस इतना कीजिएगा। अगर आपको ये आपकी पढ़ाई में थोड़ा भी आपको मदद हो रहा है, तो बस शेयर कीजिएगा, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, वो बनने का किसके कारण बनता है? तो आपको पता है, परावर्तन के कारण बनता है। और जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, सिर्फ हम रटेंगे नहीं और वो कर नहीं करेंगे, पढ़ के आए चले गए। आप इसको समझ-समझ के तोड़-तोड़ के याद करेंगे, ताकि फिर मतलब दोबारा पढ़े तो कम टाइम लगे। जब किसी वस्तु को देख पाता है व्यक्ति, तो क्यों हो पाता है? जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है ना, तो आँख की तरफ आता है, इसीलिए वो चीज़ों को देख पाता है। पारदर्शी वस्तु कौन सा है? मतलब काँच है, शीशा है, पानी है। पारभासी किसे कहते हैं? कुछ वस्तुओं से मतलब आप आर-पार देख सकते हैं, पर साफ दिखाई नहीं देता है, उसे हम पारभासी कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? जब वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है, तो उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है? इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक-एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बार-बार देखिए और इसको याद कीजिए। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? अभी हम लोग पढ़ लिए। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे छाया बनती है, तो उसे छाया बनना कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कैसा होता है? तो काला दिखाई देता है। पारभासी वस्तुएं कैसी होती है? तेल लगा हुआ जो कागज है, वो पारभासी है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण जब होता है, तो कैसे होता है? कब लगता है? ये जब चंद्रमा जब है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, तब ये लगता है। और डैश वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बन सकती है। अपारदर्शी वस्तु के कारण स्पष्ट रूप से छाया बन सकती है। जिस वस्तु में से प्रकाश आर पार गुजर सकता है, उसे कहा जाता है पारदर्शी कहा जाता है। चंद्रमा डैश है, क्या है? चंद्रमा अदीप्त है। ठीक है? ये सारे क्वेश्चन आप याद रखिएगा। डैश वस्तु के कारण स्पष्ट छाया बनाती है, तो अपारदर्शी याद रखिएगा। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार गुजर सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। चंद्रमा डैश है, अदीप्त है। ठीक है? ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये देखिए, एक-एक फैक्ट उठाया गया है, कुछ भी फैक्ट आपको नहीं छूटेगा। आप बस इसको, आपको अगर भरोसा है कि हाँ, ये क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा है, तो आप इसे पढ़िए, फिर आपको पता चल जाएगा इसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश में गति जो होता है, वो सरल रेखीय गति है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के समीप लाया जाता है, तो छाया का आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदीप्त वस्तुएं कहते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण का माध्यम से टकराना, पुनः वापस आना, और ये क्या होता है? परावर्तन कहलाता है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट, परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अविलंब के बीच का कोण होता है। इसे याद रखिएगा, क्या होता है? परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर जो खींचा गया अविलंब है, उसके बीच का कोण है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा और आभासी पूछेगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो जाती है, तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो क्या होता है? तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है। और उत्तल लेंस जो होता है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तब वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तब अपवर्तन प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण होता है। ठीक है? याद रखिएगा। दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण एक प्रकाशीय क्या है? एक प्रकाशीय युक्ति है, जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट हम आते हैं, दर्पण परावर्तन हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है? दर्पण परावर्तन में हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है? स्पष्ट होता है। दीप्त वस्तुएं कैसी होती है? तो जुगनू, सूर्य, तारा। अभी हम लोग पढ़े थे चंद्रमा के बारे में, वो क्या है? तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चंद्रमा क्या है? अदीप्त है, अदीप्त है। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े भी थे। दर्पण प्रवर्तन में हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो स्पष्ट होता है। दीप्त वस्तुएं हैं, जुगनू, सूर्य और तारा। चंद्रमा क्या था? आपको हिंट मिल गया होगा, उसका आंसर जरूर बताइएगा। ऐसे आपको क्या होगा ना, एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा। सूक्ष्म छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं? तो उल्टा दिखाई देते हैं। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता, वो क्या है? पारभासी है। टिंडल प्रभाव प्रकाश से प्रकीर्णन से संबंधित है। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जो होता है ना, सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों को प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो उल्टा बनता है। जिन पदार्थों से होकर वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं जा सकती, उसे पारभासी कहते हैं। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश के डैश से होता है, तो प्रकीर्णन से संबंधित होता है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, निर्वात में होती है। वस्तुओं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है,
प्रकाशिक चमकदार होती है वो वस्तुएं जो स्वयं का जो वो करती है, स्वयं रोशनी स्वयं उत्पादित करती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या होता है, कम हो जाती है। किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये पूछेगा आपसे किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं, तो प्रकाशिक घनत्व के द्वारा। बादलों का रंग जो होता है सफेद किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है, आभासी और सीधी होती है। एक गोलीय दर्पण के प्रवर्तित पृष्ठ के माध्यम से बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, पोल और ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है प्रीवियस से, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं, 8 तो खत्म ही होने वाला है, 9th शुरू होगा। तो बने रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। हमारी मेहनत के लिए थोड़ा-सा तो आप कर सकते हैं ना, आपके कमेंट से हमें थोड़ा-सा और मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने में, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। ये देखिए, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कोनों से टकराव के कारण होने वाला प्रकीर्णन से उत्पन्न उत्पन्न जो चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश से किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो परावर्तन की घटना घटित होती है, नियमित घटित होती है। किसी दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं और तल दर्पण को। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तन सतह बाहर की ओर उभरी हुई हो क्या कहलाती है, उत्तल दर्पण कहलाती है। ठीक है, जो बाहर की ओर उत्तल दर्पण कहलाती है। अब नेक्स्ट आते हैं 9th 10th 11 में बहुत कम फैक्ट थे 6th क्लास में, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। आज 6 खत्म हो जाएगा, कल से मैं कोशिश करूंगी 8 का लाने का, तो वो जल्दी ही 2-3 वीडियो में हम खत्म कर देंगे। फिर जो 6 और 7 8 खत्म करके 7th पहले आएगा, फिर 8 और फिर 9th 10th थोड़ा लंबा है, वो लंबा चलेगा। ये क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में क्या होता है, तो फिलामेंट होता है। और बल्ब दीप्त कैसे होते हैं, तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। बल्ब दीप्त कैसे होते हैं, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका ये होता है। बल्ब कौन सा भाग दीप्त होता है, तो तंतु। स्विच क्या होता है, सरल युक्ति होता है। रोधक किसे कहते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, रोधक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विद्युत परिपथ से सेफ्टी फ्यूज का तार प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का माप पता लगाता है, तो गैल्वेनोमीटर उसके कहते हैं। विद्युत विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है, लाइव तार में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, ये देखिए लाइव तार में लगाते हैं। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। इसे आप याद रखिएगा, क्या होता है, शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ को जिस क्रम में जोड़ा जाता है उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक होता है। विद्युत परिपथ में लघु पतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है फ्यूज है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, नर्म लोहे का। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। इसको याद रखिएगा। धारा की दिशा विद्युत सेल में कैसा होता है, तो ये जो होता है ना, ये निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से टर्मिनल माइनस टर्मिनल की ओर होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत स्तंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत में होता है, तो मानव जो होता है, मानव खोपड़ी और 2 अन्य हाथ पैरों की क्रॉस करती हड्डियां जो लगी होती है वो चेतावनी के रूप में, जैसे होता है ना मानव की खोपड़ी और 2 हाथ ऐसे रहते हैं, क्रॉस में रहते हैं। आप कहीं जाते होंगे कहीं किसी जंगल वगैरह, कहीं सफारी वगैरह घूमिए, वहां पे वो दिखाया जाता है, या कोई ऐसा जगह है जो थोड़ा सा संवेदनशील है वहां पे। संयोजक तार किसकी बनी होती है, तो तांबे की बनी होती है। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है, स्विच कहलाती है। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं है। अब थोड़े-थोड़े समय निकाल के अगर आप थोड़ा भी अपने धैर्य को बना के अगर इस सीरीज को देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाएँगे। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 होते हैं। मैग्नेटाइट क्या है, तो प्राकृतिक चुंबक है। कंपास क्या है, तो दिशा सूचक है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर-दक्षिण दिशा में। ठीक है, ये याद रखिएगा। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 2 होते हैं। मैग्नेटाइट क्या होता है, तो प्राकृतिक चुंबक होता है। कंपास क्या होता है, तो दिशा सूचक होता है। स्वतंत्र जो रूप से जो स्वतंत्र रूप पूर्वक जो लटकने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण की दिशा को बताता है। चुंबक जो होता है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उसे कहते हैं। चुंबक के ध्रुव कहा जाता है दोनों सिरों पर। प्राचीन काल में यात्री चुंबक को से कैसे दिशा निर्धारित करते हैं, तो धागे से लटका कर करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आते हैं, चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के मध्य होता है आकर्षण। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति होती है, तो सिरों पर होती है। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया गया था, तो उत्तरी ग्रीस के मैग्नीशिया नामक क्षेत्र में पाया गया था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है।
ये जो है स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? तो लोहे की अलमारी, रेफ्रिजरेटर में। पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? तो ऑक्सीजन और कार्बन के जो आदान-प्रदान होता है, इसीलिए, ठीक है? वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण है। 18वीं शताब्दी तक लोग हवा, वायु के बारे में क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? तो वायु में जलवाष्प, किरण पुंज से क्या प्रतीत होता है? तो धूलकण नृत्य करते हैं। जलीय प्रणाली श्वसन कहाँ से करते हैं? जल में घुली वायु से। किरण पुंज क्या है? पत्तियों से छन कर आता हुआ सूर्य का प्रकाश। वायु का 99% भाग कौन सी गैस होता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरती है? तो ये 4/5 भाग घेरती है। एक गैस रंगहीन, गंधहीन, रहित हवा से भरी और आग बुझाने वाली गैस का नाम बताओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है, नाइट्रोजन कहलाता है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, पहले भी हम लोग पढ़े थे। ये गर्म तार में विद्युत फ्यूज आधारित है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव में विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है, विद्युत तार में। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। नेक्स्ट ये शायद खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट कल शुरू करेंगे 7th क्लास का। प्लीज आपको थोड़ा भी अगर आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है ये वीडियो तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में।